हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम आपका जो बीएड का कंपलसरी पेपर होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका कि आपका कोड रहता है 401 सीसीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट, और उसको कैसे आपने डिज़ाइन करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक बात और, अगर आपको ये कंटेंट क्लियर शो नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो का रिजोल्यूशन हाई करके इसको देख सकते हैं, और ये मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाने का प्रयास किया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो शिक्षण कार्य में जब निश्चित समयांतर से शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है, यानी कि टाइम टू टाइम टीचर को ये जानना होता है कि उसने जो पढ़ाया उसमें से बच्चों ने क्या सीखा, और इसको मापने के लिए जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं, जो टेस्ट तैयार किए जाते हैं, इन्हें उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। और इन परीक्षणों को निष्पत्ति परीक्षण या संप्राप्ति परीक्षण या प्रश्न पत्र भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। इबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने हेतु बनाया जाता है, यानी कि जो बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है, चाहे फिर वो स्किल हो या फिर नॉलेज हो, उन दोनों को मापने के लिए क्या बनाया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है। यहाँ पे आप दो कीवर्ड से याद रख सकते हैं कि जो नॉलेज है और जो स्किल है, उसको मापने के लिए जो टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसे ही हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ये किसने दी है, ये इबेल ने दी है। अच्छा, छात्रों में विद्यालयी विषयों के अध्ययन द्वारा होने वाले ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक परिवर्तन को मापने के लिए जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं उन्हें हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थी, इसका अर्थ था। इसके बाद हम यहाँ पे टाइप देख लेते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षक द्वारा निर्मित टीचर मेड टेस्ट एंड दूसरे होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मानकीकृत टेस्ट, जो कि एक बड़े समूह पर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे। इसके बाद हमारे हैं उपलब्धि परीक्षणों के उद्देश्य, कार्य एवं उपयोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपसे कंस्ट्रक्शन नहीं पूछा जाता है तो इनको आप एज अ हेडिंग यूज करके अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है या कार्य है या उपयोग, जो है वॉट एवर यू वॉन्ट टू से या वॉट एवर यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं। प्रवेश हेतु छात्रों के चयन में जो है उपलब्धि परीक्षण का यूज किया जाता है, और ये इसका कार्य भी है छात्रों का वर्गीकरण करने में। यानी कि ऐसे नहीं है कि आप उनको बायस्ड करके वर्गीकृत करेंगे, ये होता है उनके ग्रास्पिंग पावर, उनके इंटेलेक्चुअल पावर के बेस्ड पर कि किस स्टूडेंट को कितनी और नीड है। इसके अलावा छात्रों को प्रोत्साहित करने में, छात्रों को कक्षोन्नति देने में, मतलब उनको जो है कक्षान्नति, यानी कि 6 से 7th में आ गया स्टूडेंट, 7th से 8 में, ऐसे उनकी कक्षा की उन्नति देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सार्वजनिक परीक्षणों और उनके परिणाम के आधार पर प्रमाण पत्र देने में, जैसे कि आपके टेस्ट होते हैं, जैसे CCC का डिप्लोमा हो गया, ओ लेवल का डिप्लोमा हो गया, या फिर आपके 10th 12th या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि आपका टेट एग्ज़ाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका भी एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है। तो इस तरह का काम भी हम इन परीक्षणों से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो टेस्ट होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाते हैं। शैक्षिक समस्याओं के मूल्यांकन में इसमें टीचर जो है वो बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका इवैल्यूएशन करने के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट का यूज करता है। शिक्षकों के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करने में, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट से टीचर जो है अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी उसने यूज की है, जो मटेरियल उसने पढ़ाया है, जो कंटेंट उसने बच्चों को डिलीवर किया है, उसके बारे में जानने के लिए कि किस हद तक वो उसको अच्छे से डिलीवर कर पाया है या नहीं। अगर एक क्लास में एक बच्चा कम मार्क्स लाता है तो इसका मतलब बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर पूरी क्लास के मार्क्स डाउन रहते हैं तो मतलब टीचर ने जो टीचिंग स्ट्रेटजी, जो टीचिंग वे यूज़ किया है वो परफेक्ट नहीं है, तो टीचर को अपना वे बदलना पड़ेगा। तो इसका इवैल्यूएशन भी टीचर जो है वो अचीवमेंट टेस्ट लेके कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कितने स्टेप्स रहते हैं, यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं, इनको आपने रट लेना है बिल्कुल।
सबसे पहले हम परीक्षण की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमने टेस्ट में क्या क्या रखना है, कैसे कैसे क्राइटेरिया होंगे, फिर चाहे वो टाइम रिलेटेड हो, क्वेश्चन रिलेटेड हो, स्किल रिलेटेड हो, नॉलेज रिलेटेड हो, सभी तरह के जो आपके क्राइटेरियाज होते हैं वो आपके प्लानिंग में आ जाते हैं। इसके बाद परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, यानी कि आप जो टेस्ट आप लेने वाले हैं उसका जो प्राइमरी रूप है उसको आप कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद आपने टेस्ट का रिव्यू करना है, आपने देखना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछ लिया है जो आपने नहीं पढ़ाया, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हम फिर से टेस्ट में चेक करते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं रह गई है। रीचेक करने के बाद हम परीक्षण की जो टाइपिंग है वो करवा लेते हैं एंड देन आपका एक जो टेस्ट है वो बनके तैयार हो जाता है। चाहे आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो चाहे फिर टीचर मेड टेस्ट हो, दोनों ही टेस्ट का प्रोसेस यही रहता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम देख लेते हैं परीक्षण की योजना बनाना। तो हम जो प्लानिंग होती है उसमें सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने टेस्ट कितने टाइम का लेना है, यानी कि आपके टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा और कितने मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स मापने हैं, फिर चाहे वो आपके नॉलेज हो या फिर आपके अफेक्टिव हो या फिर आपके साइकोलॉजिकल हो, जो भी आपके स्किल्स होते हैं या जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बच्चे के मापने वाले हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखना होता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव को आप कितना वेटेज देने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी आपने जो है कंटेंट कौन कौन सा पूछना है या कौन से कंटेंट का आप टेस्ट लेना चाहते हैं। हालांकि ये जो है ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि कौन से कंटेंट का आपको टेस्ट लेना है, क्योंकि टेस्ट अनाउंस करने से पहले आपको बताना होता है और टेस्ट अनाउंस करने के बाद ही आप जो है टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर पहले अगर आप टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो भी आपको पहले टेस्ट का जो सिलेबस है वो बताना होता है। चाहे फिर वो आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो, जैसे कि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म आता है तो आपका सिलेबस साथ साथ ही जारी कर दिया जाता है, कुछ का पहले भी जारी कर दिया जाता है, तो मतलब सिलेबस आपको पहले से ही पता होता है। इसके बाद यह निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार के माप्य लक्ष्यों का मापन किस प्रकार के और कितने प्रश्नों के निर्माण में किया जाएगा, यानी कि ये देखना होता है कि आप कौन सी स्किल को कितने वेटेज के मार्क्स के प्रश्नों से मापेंगे, यानी कि आप किसी एक स्किल को मापने के लिए कैसा प्रश्न पूछेंगे और वो प्रश्न जो है कितने मार्क्स का होगा। अंत में इन सबको एक साथ एक सारणी में प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि उस सारणी को देखने से ही पता चल जाए कि आपने किस चीज़ को कितना वेटेज दिया है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट। आपसे 2 नंबर के मार्क्स में पूछा भी जाता है कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसको कैसे हम एक बार में देख के बता सकते हैं सारी चीज़ें, और उसका जो चित्र होता है वो बना के दिखाइए। यहाँ पे कभी कभी 2 मार्क्स में आपसे ये भी पूछा जाता है, तो यहीं ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना टेस्ट को। सबसे पहले हम आपके शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इनको अपने अकॉर्डिंग हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे शैक्षिक उद्देश्य, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि वेटेज कितना आपको भारांक दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान है, जिसको मैंने 25% दिया है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि मैंने 50% दिया है, क्योंकि किसी भी कंटेंट के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर हमने अंडरस्टैंड ही नहीं किया है तो फिर आपको नॉलेज रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन इसके बाद एप्लीकेशन, कि आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, तो एप्लीकेशन का जो वेटेज रखा है वो मैंने 25% रखा है। इस तरह आप टोटल 100% हो गया है। सेकंड टेबल जो हमारी रहेगी वो रहेगी विषय वस्तु का वर्गीकरण, कि आपने क्या पढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे एसएसटी का एक पॉइंट लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे कंटेंट है मेरा वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की संरचना। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिए हैं, जिनमें से मैंने चारों में 25% रखा है, जिसमें कि पृथ्वी की संरचना, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल शामिल हैं। इसके बाद हमारी आती है टेबल नंबर 3, और टेबल नंबर 3 में जो हमारा आता है वो आता है प्रश्नों का वर्गीकरण, की कौन से प्रश्न मैंने कैसे रखे हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन की जगह ऐसे टाइप क्वेश्चन लिख सकते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की जगह ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं अगर आपने ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ इजी लैंग्वेज में लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन ही लिखा है।
तो यहाँ पे निबंधात्मक जो प्रश्न है आपके वो रहेंगे 3, जो शॉर्ट क्वेश्चन है लघु जिन्हें हम कहते हैं वो 5 रहेंगे, और जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे कि आप अति लघु प्रश्न भी कहते हैं उनको हमने यहाँ पे 20 रखा है, और टोटल क्वेश्चन जो इस टेस्ट में रहेंगे वो रहेंगे 28 क्वेश्चंस। इसके बाद आपने जो है 4th टेबल बनानी है जो कि नेक्स्ट आपकी टेबल आएगी, और इसमें आपने बताना है कि आप किस प्रश्न के लिए कितने मार्क का वेटेज रखने वाले हैं, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का होगा। तो जो यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मेरा जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 5 नंबर का रहेगा, और 3 क्वेश्चन मैं पूछूंगी तो यहाँ पे 15 नंबर रहेंगे इसके लिए। शॉर्ट क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 15 मार्क्स का ही ये हमारा रहेगा। वेरी शॉर्ट, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा जिसमें कि हमारे 20 मार्क्स होंगे, यानी कि हमारा जो टोटल टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब आपने टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है कि आपका टेस्ट कितने टाइम का होगा। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके लिए मैंने 15 मिनट्स बच्चों को देने हैं। वो बच्चों का मैनेजमेंट स्वयं का होता है कि वो कैसे करते हैं, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग भी, जो टीचर होता है उसने भी अपने अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट टाइम का करना होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, इससे यहाँ पे 45 मिनट हो जाते हैं। शॉर्ट के लिए 5 मिनट्स 25 मिनट हो जाएंगे, और वेरी शॉर्ट के लिए 1 मिनट का समय रखा गया है क्योंकि ये 1 वर्ड या फिर चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं। इस तरह टोटल जो टाइम है वो 90 मिनट्स का हो जाता है। इसके बाद आपने बनाना होता है ब्लूप्रिंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा सा लिखना है तो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लूप्रिंट किसी भी अचीवमेंट टेस्ट का जो होता है वो 3rd आयाम होता है, यानी कि तीसरा स्टेप होता है, और इसमें जो है आपके 3 चीज़ें आपको देख के पता चल जाती हैं। जैसे कि आपका इसमें सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। फिर आपको आपका कंटेंट पता चल जाता है कि क्या क्या कंटेंट आपने रखा है, और क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे पता चल जाता है, क्वेश्चंस और मार्क्स के बारे में यहाँ पे पता चल जाता है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे चारों कंटेंट लिखे हुए हैं और 100%। एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इधर भी आपका वेटेज 25% आना चाहिए, और नीचे भी आपका जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। 2 चीज़ें आपने यहाँ पे रखनी है, ऑब्जेक्टिव का ध्यान और आपके कंटेंट का ध्यान। तो देखिए हमने कंटेंट कितने कितने का लिया था, 25% का। तो ईच जो आपका कंटेंट है वहाँ से आपने 25% मार्क्स का ही पूछना है, और जो आपके ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि आप जो पूछेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही रहेगा। देखिए यहाँ पे नॉलेज में जो है 7 क्वेश्चन, यानी कि 7 28 का कितना परसेंट हुआ, 25%। अंडरस्टैंडिंग कितना लिया था, 50%, ये कितना हुआ 14, और यहाँ पे कितना हुआ हमारे क्वेश्चन 7 यानी कि 25%। तो ये कितना हो गया हमारा 28 क्वेश्चन यानी कि 100%। और इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस जो है पृथ्वी की संरचना से पूछे गए हैं, तो कितने हुए 25%। वायुमंडल से 7 25%, स्थल मंडल से 7 25%, जल मंडल से 7 25%। तो ये भी कितने हो गए 100%। ये हमने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, ना कि मार्क्स पे। ये आपने ध्यान रखना है कि ये आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पे आपने ये अप्लाई करना है, चाहे आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो या फिर कंटेंट हो। इसी तरह आपने इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नॉलेज में किस किस तरह पूछा है। हो सके तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशन बेस्ड पूछे या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे। नॉलेज बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट आपको समझ आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। आपने जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स और जो आपका कंटेंट है उसको क्वेश्चंस के बेस्ड पे डिवाइड करना है। यानी कि देखिए मैंने नॉलेज वाला जो लिया था वो 25% लिया था, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके 28। तो 28 का 25% 7 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आपके नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 7 होंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इसी प्रकार से 50%, तो यानी कि 14 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड 25% यानी कि 7 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस बेस्ड है, मार्क्स बेस्ड नहीं होता है वेटेज। तो आपने ध्यान रखना है बिल्कुल ब्लूप्रिंट बनाते समय। आप इजीली बना लेंगे अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी यही मिस्टेक की थी
कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था वेटेज किस बेस पे देना है। तो वेटेज जो है ये आपको बनाते समय क्वेश्चंस के बेस पे देना है। इसी तरह आपने 4 पॉइंट लिए थे जिनसे आपने क्वेश्चन पूछने थे, पृथ्वी की संरचना, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। तो यहाँ पे जो आपने लिए थे यहाँ से भी आपने 25% का वेटेज दिया था। तो मतलब 7 क्वेश्चंस आपको ऐसे इस तरह से पूछने हैं, इस तरह की लाइन में यहाँ पे आपने 7 क्वेश्चन पूछने हैं। और जो आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है सम आना चाहिए। तो ये आप और कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आप पूछ सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि आप नॉलेज बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछें। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड या फिर एप्लीकेशन बेस्ड होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही जो नॉलेज बेस्ड है एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लॉन्ग पूछे हैं और एक एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ से पूछा है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए आगे, दोनों ओर से योग बराबर आने पर स्पष्ट है कि प्रश्नों एवं अंकों का विभाजन शिक्षण लक्ष्यों के दिए गए महत्व के अनुसार हुआ है। यदि दोनों ओर के अंकों का योग बराबर न हो, यानी कि जितने क्वेश्चन हमने पूछे हैं उतने ना आए योग करके, तो समझिए कि आपका अंक विभाजन और क्वेश्चनों का जो विभाजन है वो सही नहीं हुआ है। तो उसको फिर से चेक करके ठीक किया जाता है। ये ब्लूप्रिंट बनाने के बाद अब आपने बनाना होता है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना। ब्लूप्रिंट के बाद रूपरेखा के अनुसार प्रश्नों की रचना की जाती है। इसमें निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न कक्षा के स्तर के अनुसार वर्णनात्मक, तर्क प्रधान या व्याख्यात्मक आदि बनाने चाहिए। भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न स्पष्ट तथा नुकीले होने चाहिए। साथ ही प्रश्नों के हर खंड के लिए अलग अलग अंक निर्धारित होने चाहिए। लघुत्तरीय प्रश्नों की भाषा भी सरल तथा स्पष्ट हो। ये अधिक नुकीले तथा वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। इनके उत्तर निश्चित करना तथा उत्तर नमूने भी तैयार किए जाने चाहिए जिससे कि आपको चेक करते हुए आसानी हो, जिससे अंकन वस्तुनिष्ठ हो सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन माप्य लक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रश्न रिकॉल बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड और विवेचना आधारित होने चाहिए। परीक्षण पर स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। प्रश्नों की कठिनाई क्रम ऐसा हो कि छात्रों का वर्गीकरण उच्च, मध्यम और निम्न में सरलता से किया जा सके। किसी भी एक टेस्ट में लगभग 30% जो है वो इजी रखे जाते हैं, 30% से 40% मॉडरेट या फिर 60% तक भी आप मॉडरेट रख सकते हैं। इसके बाद के जो आपके 20% होते हैं वो आपके जो हैं वो हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए पूछे जाते हैं। 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे हमने रखने चाहिए जो हाई इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट ही कर पाते हैं, तभी हमारा टेस्ट जो है वो रिलायबल माना जाता है। परीक्षण बनाने के बाद उसे कई बार देखा जाना चाहिए कि पूरे प्रकरण में मापीय उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों की रचना सही है अथवा वे अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ हैं या नहीं। इसके बाद आपने परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना है। तो इसमें तैयार परीक्षण का विशेषज्ञों से निरीक्षण करवाया जाता है और उनके सुझाव के आधार पर प्रश्नों में जो भाषा संबंधी त्रुटियां हैं, जो प्रश्नों के विभिन्न भाग दिए गए हैं, उनके महत्व में संशोधन किया जाता है। तो मतलब आपने फिर से रिव्यू करना होता है टेस्ट का। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। अगर इस तरह से सच में टेस्ट को बनाया जाए तो मिस्टेक की गुंजाइश रहती ही नहीं है, क्योंकि उसको फिर से रिव्यू करने में जब विशेषज्ञ 1 से 2 बार उसको रिव्यू करते हैं तो मिस्टेक का चांस होता ही नहीं है। इसके बाद परीक्षण का टंकण करवाया जाता है, यानी कि टाइपिंग ऑफ द टेस्ट। अंत में परीक्षण का टंकण अथवा मुद्रण कराकर उसे छात्रों पर प्रशासित करने हेतु उपलब्ध करा दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारे टेस्ट का कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि ये गोपनीय रखी जाती है। हमने यहाँ पे कैसे टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना है उसकी प्रक्रिया को देखा है। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, परिभाषा, क्या उपयोग हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ आपका ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम भी आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है।
फ्रेंड्स ये ब्लूप्रिंट अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि इसको अच्छे से बना के आपको समझाया जाए। वैसे अगर आप इसको 1 से 2 बार देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स और जो आपका कंटेंट है वो क्वेश्चंस को बेस बना के जो है डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर